हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु के जो विचार हैं क्रांति संबंधी क्या क्या हैं। फर्स्ट हो गया क्रांति का अर्थ। अरस्तु की क्रांति संबंधी धारणा तथा आज हमारे क्रांति संबंधी धारणा में महान अंतर है। जो अरस्तु की क्रांति संबंधी जो धारणा है और जो आज की जो धारणा है उसमें क्या है, बहुत अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। तो प्रेजेंट टाइम पे क्रांति का अर्थ लिया जाता है कि किसी भाग द्वारा जनता के किसी भाग या जनता द्वारा क्या सशस्त्र विद्रोह का नाम क्रांति है। परंतु अरस्तु ने क्रांति का अर्थ है अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा या बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना किसी अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तु क्रांति मानता है। क्रांति के प्रकार अरस्तु के अनुसार। फर्स्ट हो गया आंशिक अथवा अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार माने हैं। अरस्तु के फर्स्ट हो गया आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल लिया जाता है तो उसे पूर्ण क्रांति, और जब उसका कोई संविधान कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है। यथा मौजूदा प्रजातंत्र धनिक तंत्र में अथवा निरंकुश तंत्र में अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा हो गया रक्त अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तु ने रक्तहीन क्रांति कहा है। तीसरा हो गया व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहते हैं। जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर वैयक्तिक हो तो उसे अरस्तु अवैयक्तिक क्रांति की संज्ञा दी है। चौथा हो गया विशेष वर्ग के विरुद्ध क्रांति। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अथवा धनिक व्यक्ति क्या करते हैं, राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे दैनिक तंत्रीय क्रांति कहते हैं। पांचवा हो गया वाग्वीरों की क्रांति। इसे डेमोगॉग्स कहते हैं, वाग्वीर को। जब किसी राज्य के कुछ करिश्माई नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनीकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दें तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहेंगे। अब हो गया क्रांतियों के कारण। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण हो फर्स्ट हो गया सामान्य कारण, दूसरा हो गया विशिष्ट कारण, तीसरा हो गया विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो ये हो गया फर्स्ट हो गया क्रांति के सामान्य कारण। अरस्तु क्रांतियों का सामान्य कारण मूल कारण विषमता को मानता है। क्रांति का मूल कारण क्या है? समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, एक होती है संख्यात्मक समानता, दूसरी होती है योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से क्या है उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से है, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 4 का वही अंश है जो 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का है। मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होना चाहिए। जब ये मनुष्य की दृष्टि के समान है तो उनके अधिकारों, धन संपत्ति आदि में भी समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि यदि कोई व्यक्ति एक बात में कुल
या धन की दृष्टि में दूसरों से बढ़ चढ़कर है तो अन्य सभी बातों में भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। दोनों विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष के कारण विद्रोह होते हैं। उदाहरण अनुसार हो गया, जनतंत्र में सभी व्यक्तियों के अधिकार समान माने जाते हैं, किंतु कुलीन तंत्र और धन तंत्र में क्या होता है कि उच्च कुलों में उत्पन्न तथा धनवान व्यक्तियों के विशेषाधिकार समझे जाते हैं। जो क्या होता है कि डेमोक्रेसी होता है उसमें सब मनुष्यों के क्या है, सब नागरिकों के अधिकार समान माने जाते हैं, किंतु कुलीन तंत्र और धन तंत्र में क्या होता है, जो उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं या धनवान व्यक्ति होते हैं उन्हें उनके विशेषाधिकार समझे जाते हैं। अधिकारों की और विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली जनता को सहायता नहीं होती है, अथवा धनिक तंत्रों और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियां होती है। धनिक तंत्रों में विद्रोह दोहरे ढंग से होते हैं। प्रथम हो गया, धनिक तंत्र में ही दो गुट पाए जाते हैं, एक गुट दूसरे के विरुद्ध क्रांति करता है। द्वितीय, धनिक तंत्र के विरुद्ध निर्धन तंत्र विद्रोह करता है। तो धनिक तंत्र में दोहरा विद्रोह दोहरे होते हैं, एक गुट दूसरे गुट के विरुद्ध विद्रोह करता है, दूसरा क्या है, जो निर्धन लोग कहते हैं वो धनिक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। किंतु जनतंत्र में क्या होता है, जनता का समूह केवल उस राज्य के धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। अतः यह स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता है, और विषमता को दूर कर समानता लाने की भावना से इन दोनों पद्धतियों में नई क्रांतियां होती है। वस्तुतः क्रांतियों का मूल कारण एकाकी दूषित दृष्टिकोण है। जनतंत्रवादी यह समझते हैं कि सब मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र हैं, अतः उनमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रवादियों का यह विश्वास है कि मनुष्यों में धन की विषमता है, अतः उसमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धन तंत्रवादियों का यह विश्वास है कि मनुष्यों में धन की विषमता है, अतः अन्य बातों में भी क्या होनी चाहिए, विषमता होनी चाहिए। अरस्तु इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली मनोदशा को क्रांति का सामान्य या मूल कारण मानते हुए कहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता की भावना से ओतप्रोत हैं। वे यह जानते हुए विद्रोह खड़ा किया करते हैं कि यद्यपि वे उन लोगों के समान हैं जो उनसे कहीं अधिक पाए हुए हैं, तथापि उनको स्वयं अन्य लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त हैं। उनसे कुछ अधिक पाए हुए, उनके पास अधिक धन है, तथापि उनको स्वयं अन्य लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरे कुछ विद्रोह करने वाले वे लोग होते हैं जिनका हृदय असमानता अर्थात अपनी उच्चता की भावना से भरा होता है, क्योंकि वे यह समझते हैं, जो अमीर लोग हैं, कि यद्यपि अन्य मनुष्यों से बढ़कर हैं, तथापि उनको अन्य लोगों से अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिलता है, प्रत्युत तो दूसरों के बराबर या उनसे कम मिलता है। इस प्रकार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं, और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए यही वह मनोदशा है जिससे क्रांति उत्पन्न होती है। तो अरस्तु ये कहता है कि क्रांति किसमें होती है, क्यों होती है, क्योंकि समानता के कारण, समानता की भावना के कारण होता है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो क्या मानते हैं कि उनको विशेषाधिकारी या उनसे उच्च जो सामान्य लोग होते हैं उनसे उच्च उठने की आकांक्षा करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो समानता के लिए विद्रोह या क्रांति करते हैं। दूसरा हो गया क्रांतियों के विशिष्ट कारण। क्रांति के विशिष्ट कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया शासकों की धृष्टता या लालच। जब राज्य के शासक या शासन सत्ता से संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में धृष्टता या दृढ़ता आ जाती है तो वो लालच के वश में होकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं। तो जनता उनके विरुद्ध क्या करती है, विद्रोह करती है। शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, इसमें रिश्वत का बोलबाला हो तो तथा भाई भतीजावाद उग्र रूप धारण कर ले, तब क्या होता है, तब भी क्रांति हो सकती है। तीसरा हो गया अयोग्य व्यक्ति का शासन। जब शासक क्या हो, अयोग्य हो और शासन की भागीदारी में योग्य लोगों को स्थान न हो तो क्रांति की भूमिका बनती है। चौथा हो गया मध्यम वर्ग का अभाव। समाज दो वर्ग धनवान और निर्धन में बढ़ना भी क्रांति का एक क्या होता है, कारण होता है, हो सकता है। मध्यम वर्ग जो समाज में संतुलित अवस्था में रहता है। 5 हो गया आर्थिक संतुलन। अरस्तु इस बात पर जोर देता है कि जिस समाज में अमीरी व गरीबी के बीच भारी खाई हो तो वहाँ क्रांति होना आवश्यक है। 6 हो गया सम्मान की लालसा। यह सब में स्वाभाविक है कि किंतु जब शासक किसी को अनुचित रूप से बिना योग्यता या कारण के सम्मानित या अपमानित करते हैं तो जनता रुष्ट होकर क्या करती है, विद्रोह करती है।
देन हो गए भाई। भाई दो प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति के लिए बाधित करता है। प्रथम, अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय होता है। इससे बचने के लिए वे विद्रोह कर देते हैं जिन लोगों को दंड का भय होता है। दूसरे, कुछ व्यक्तियों को डर होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, पर इसका प्रतिकार करने के लिए वे क्या करते हैं, विद्रोह कर बैठते हैं। इसका उदाहरण हो गया रोडस टापू के कुलीन व्यक्ति थे। साधारण जनता इन पर अभियोग चलाने की धमकियां दे रहे थे, अतः जनता के विरुद्ध षड्यंत्र किया। चौथा हो गया घृणा। जब राज्य के में एक वर्ग या दल बहुत समय तक क्या होता है कि सत्तारूढ़ रहता है, तब उसका विरोधी वर्ग या दल उससे घृणा करने लगता है। इस घृणा का कुछ समय के बाद क्या होता है, क्रांति के रूप में विस्फोट होता है। उदाहरण अनुसार हो गया धनिक तंत्र में उस समय क्रांति होती है जब बहुसंख्यक लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वे अपने को शक्तिशाली समझने लगते हैं। जनतंत्र में विद्रोह होता है जब शक्तिशाली मनुष्यों को राज्य में फैली हुई अव्यवस्था और अराजकता के कारण जनसत्ता से क्या होती है, जनसाधारण से घृणा हो जाती है। उसके बाद हो गया अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा करना भी क्रांति का कारण हो सकता है। विशिष्ट कारण, अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा कई बार क्रांति का कारण होता है। अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा भी क्या होता है कि क्रांति का कारण होता है। ये छोटे छोटे परिवर्तन सने सने महान परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अम्ब्राकिया में मताधिकार की शर्तों में सामान्य परिवर्तन से शासन में क्रांति हो गई। परस्पर विरोधी वर्गों का शक्ति में संतुलित होना, क्रांतियों का एक बड़ा कारण राज्य में परस्पर विरोधी वर्गों निर्धन एवं धनी का शक्ति में संतुलन होना भी है। जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक प्रबल होता है तो निर्बल पक्ष प्रबल पक्ष के साथ लड़ाई मोल नहीं लेता है, किंतु जब दोनों पक्षों में शक्ति संतुलन हो तो दोनों की सफलता की संभावना होती है, तो आप विद्रोह करके सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न करते हैं। अब हो गया तीसरा हो गया विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो ये विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति का उल्लेख इस प्रकार क्या है। फर्स्ट हो गया अरस्तु ने प्रजातंत्र में क्रांति। अरस्तु के अनुसार संपूर्ण अर्थ में समानता, एब्सोल्यूट इक्वलिटी की भूख प्रजातंत्र में क्रांति करने का एक प्रमुख कारण है। तो अरस्तु ये कहता है कि प्रजातंत्र में क्रांति इसलिए होती है क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वलिटी मतलब संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख क्या होता है, प्रजातंत्र में क्रांति का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि प्रजातंत्र में होने वाली क्रांतियों के लिए वाग्वीरों के उच्छृंखल व्यवहार को अरस्तु ने प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना है। प्रजातंत्र में वाग्वीर नेता कभी तो धनिक वर्ग पर प्रहार कर लेते हैं, कभी जनसाधारण को धनिक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करते हैं। रोड्स, हेरक्लिया, मोगरा आदि नगर राज्यों ने इन वाग्वीरों के उच्छृंखल व्यवहार ने प्रजातंत्र विधान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ये वाग्वीर अपने न्यस्त स्वार्थों और अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए प्रजातंत्र विधान के लिए घातक कार्यवाही करते हैं। इनके प्रहार प्रमुख रूप से प्रजातंत्र में रहने वाले धनिक वर्ग के लोगों पर होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही ये जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता बनाए रख सकते हैं। दूसरा हो गया धनिक तंत्र में क्रांति। धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है? धनिक तंत्र का आधार यह सिद्धांत है कि जो लोग किसी एक बात में असमान है वे सभी बातों में बिल्कुल भिन्न है। धनिक तंत्र का यह असमानता का सिद्धांत अपने अंतिम रूप में धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में संकट पैदा करता है। इसी असमानता के आभास के कारण क्या होता है कि सरकार द्वारा जनसाधारण की उपेक्षा की जाती है और एवं अनुचित व्यवहार किया जाता है। जो जनसाधारण धनिक तंत्र में क्या होता है, असमानता होती है, तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि जो जनसाधारण होता है उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके साथ क्या अनुचित व्यवहार किया जाता है। जब जनसाधारण की दयनीय स्थिति क्या होती है, प्रकाष्ठा तक पहुंच जाती है, तो शासक वर्ग के ही किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जनसाधारण का नेता बनने का अवसर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है और क्रांति का सूत्रपात होता है। अरस्तु के अनुसार अपने न्यायस्थ स्वार्थों के कारण धनिक वर्ग में ही लोग धनिक तंत्र की कब्र खोदने वाले बन जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि धनिक वर्ग के वे व्यक्ति जिन्हें शासन संचालन में हाथ
बटाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वर्ग विद्रोही बन जाते हैं। अब हो गया कुलीन तंत्र में क्रांति। अरस्तु के अनुसार कुलीन तंत्र के जनसाधारण में जब यह धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं, तो कुलीन तंत्र में विग्रह का शुभारंभ हो सकता है। इसी कुलीन तंत्र में विग्रह होने का एक अवसर उस स्थिति में उपस्थित होता है जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, अथवा जब तेजस्वी पुरुषों को शासन संचालन का गौरव प्राप्त नहीं होता है। विद्रोह का एक अवसर इसी कारण भी उपस्थित हो सकता है कि शासक वर्ग का एक अंग युद्ध अथवा किसी अन्य कारण से अत्यंत दरिद्र हो जाए एवं अन्य सहयोगियों से संपत्ति के पुनर्विभाजन की मांग कर बैठे। कुलीन तंत्र का सबसे घातक शत्रु अरस्तु इस विधान में उपस्थित धनिक तंत्र के तत्वों को मानता है। अब हो गया राजतंत्र में क्रांति। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिनको बाह्य कारण सहसा नष्ट नहीं कर सकते एवं जिनकी आंतरिक कमजोरियां ही उनके उन्मूलन का कारण बनती है। राजतंत्र में राज परिवार के आंतरिक कलह होने पर अथवा राजा के निरंकुश बनने के प्रयास करने पर ही विद्रोह की उपस्थिति पैदा होता है। राजा द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण अपमान एवं अन्य लोगों की पहुंचाई जाने वाली क्षति भी राजतंत्र को नुकसान पहुंचा देती है। अब हो गया निरंकुश तंत्र में क्रांति। निरंकुश तंत्र में व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य को लेकर स्थापित होता है। इसमें विद्रोह का मुख्य कारण हो गया अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि। ये हो गया क्रांति के कारण होते हैं निरंकुश तंत्र में, जैसा अन्यायपूर्ण उत्पीड़न हो गया, आतंक हो गया, ये अत्यधिक तिरस्कार ही कारण होता है। असहाय अपमान, संपत्ति का अपहरण आदि कुछ प्रमुख प्रकार के अन्यायपूर्ण उत्पीड़न कहे जा सकते हैं। अपने प्रियजनों, संबंधियों आदि के साथ किया जाने वाला यौन संबंधी अपमानजनक व्यवहार निरंकुश तंत्र विधानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार अत्यधिक भय अथवा तिरस्कार की भावना भी निरंकुश विधानों के हित में नहीं होती है। आंतरिक कलह तथा विग्रह भी निरंकुश तंत्र को नष्ट कर देता है। अब हो गया क्रांतियों को रोकने के उपाय। फर्स्ट हो गया संविधान के प्रति क्या होनी चाहिए, संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार संविधान के प्रति आस्था क्रांति से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग इस बात का हर संभव उपाय करे कि जनता द्वारा कानून की आज्ञाओं का पालन हो। कानून उल्लंघन करने की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण है अथवा उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा हो गया शासक एवं शासित में संवाद। अरस्तु को यह आवश्यक मानता है कि शासक एवं शासित के बीच निरंतर संवाद बना रहे। शासक शासितों के शासन के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत करवाए एवं शासित अपने समस्याएं शासकों के समक्ष रख सके। इस प्रकार का संवाद की विभिन्न प्रक्रियाओं को बना रहना क्रांति से दूर करने का सबल उपाय है। तीसरा हो गया विधि का शासन। अरस्तु जिस बात पर बल देता है वह है विधि का शासन। व्यक्ति के शासक की अपेक्षा विधि का शासन सदा अच्छा होता है। व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है, विधि का जो शासन है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विधि का द्वारा शासक की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण हो सकता है। चौथा हो गया क्रांति को रोकने का जो कारण हो गया समानता का व्यवहार। विषमता क्रांति की जननी है अथवा समान शासक का लक्ष्य सदैव समानता का व्यवहार होना चाहिए। अरस्तु का यह मत है कि शासक के पदों की अवधि 6 मास होनी चाहिए, 6 महीने, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति क्या हो, शासक बन सके। थोड़े समय के लिए सत्तारूढ़ व्यक्ति अन्याय पूर्ण नहीं हो सकते हैं। चौथा हो गया मध्यम वर्ग की प्रधानता। अरस्तु की यह मानता है कि मध्यम वर्ग सदा मर्यादा एवं स्वामित्व का हामी रहा है, इसलिए इसकी प्रधानता का होना क्रांति को रोकने का सफल उपाय है। चौथा उपक्षेत्र हो गया आर्थिक समानता। समाज में अत्यधिक आर्थिक समानता क्या होती है, क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण के निवारण के लिए अरस्तु का यह मत है कि राज्य की ओर से यह प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक समानता कम से कम हो। धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई वर्ग अत्यंत धनवान बन जाए और न दूसरा अत्यंत निर्धन। सातवां हो गया समुचित शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए पद्धति। किसी शासन प्रणाली की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति उस शासन पद्धति के अनुरूप हो। बच्चों को शुरू में
शुरू से उस प्रणाली के ढांचे में ऐसा प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए अपना जीवन उसी के अनुसार ढालने का प्रयत्न करें। 8 राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण। अरस्तु के अनुसार राज्य में पदों और सम्मान का वितरण समान होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उनका उचित मान एवं पद प्राप्त होना चाहिए। एक ही वर्ग के व्यक्तियों को अथवा राज्य के एक ही भाग के व्यक्तियों को सारे पद नहीं दिए जाने चाहिए, अन्यथा शेष वर्ग अथवा वर्गों में क्या होगा, असंतोष उत्पन्न हो जाएगा या होता है। साथ ही इस संबंध में सचेत भी रहना चाहिए कि कहीं अवांछनीय व्यक्तियों को राज्य के पद प्राप्त न हो जाए। विशिष्ट जो शासन प्रणाली है उनमें क्रांति को रोकने के विशिष्ट उपाय। फर्स्ट हो गया राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु संयताचार मॉडरेशन को अनिवार्य माना है। जो शासन संगत व्यवहार करता है और जितनी मात्रा में संयत व्यवहार करता है उसका शासन उतना ही अस्थायी होता है, क्योंकि जनता में उस शासन के प्रति द्वेष की भावना अभाव होता है। दूसरा हो गया निरंकुश तंत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए उसने। शासन की समस्त बागडोर अपने हाथों में रखते हुए भी निरंकुश इस प्रकार का सफल अभिनय करे कि वह राजा है, निरंकुश नहीं। दूसरा हो गया उसे सार्वजनिक आय के प्रति सजग रहना चाहिए और सार्वजनिक धन का उपहार आदि देने में अव्यय नहीं करना चाहिए। तीसरा हो गया कर आदि लगाने एवं उगाने में भी उसे इस प्रकार दर्शाना चाहिए कि कर जनसाधारण के हित में खर्च करने के लिए वसूल किया जाता है। चौथा हो गया निरंकुश का व्यक्तिगत व्यवहार गंभीर होना चाहिए, जिससे उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके प्रति श्रद्धा मिश्रित डर रहे किंतु आतंक पैदा न हो। प्रजातंत्र में क्रांति को रोकने का उपाय। प्रजातंत्र में विधान में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने सुझाया है कि संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए एवं उनकी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए। इसी प्रकार लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य भी नहीं करने चाहिए। धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने उपाय। धनिक तंत्र में क्रांति को रोकने के लिए गरीबियों की ओर पूरा ध्यान रखना उचित होगा। उनको उचित मात्रा में शासन में सहयोग करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। धनिक द्वारा किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उस धनिक को कठोर दंड दिया जाना उपयुक्त हो गया। धनिक तंत्र के हित में एक बात यह भी है कि यथासंभव संपत्ति एवं जागीरों की समानता हो और उनका अधिक लोगों से बंटवारा हो सके। इसके लिए अरस्तु ने यह सुझाव दिया कि संपत्ति का उत्तराधिकार दान के आधार पर न होकर संतति क्रम के आधार पर हो, किसी भी व्यक्ति प्राप्त न हो सके। अब हो गया अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषता। अरस्तु ने क्रांति शब्द का क्षेत्र क्या है, अत्यंत व्यापक है। न केवल राज्य में एवं विधान में होने वाले परिवर्तनों को उसने क्रांति माना है। तो उसका जो क्रांति का शब्द का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। न केवल राज्य एवं विधान में होने वाले परिवर्तनों को क्रांति माना, अपितु विधान के स्वरूप में भी किंचित मात्र होने वाले परिवर्तन को भी वह क्रांति की संज्ञा देता है। अरस्तु ने जहाँ क्रांतियों को विशद विवेचना की है, वहाँ सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर विचार व्यक्त नहीं किया है कि प्रजा को क्रांति करने का अधिकार है अथवा नहीं। उसने हर प्रमुख प्रकार के विधान में क्रांतियों के होने के कारणों का उल्लेख किया है एवं उसने निदान का मार्ग सुझाया। अरस्तु ने क्रांति विषयक विचारों से एक तथ्य हमें स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि क्रांतियां शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध का अवश्यंभावी परिणाम है। चौथा हो गया अरस्तु के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विषमताएं भी क्रांति का सृजन करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अरस्तु के क्रांति का संबंधी विचार है, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.